नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10 का जो टॉपिक है हम लोग एक एक करके सॉल्व कर रहे थे मैथ्स का, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग एसआई, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ही एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ख़त्म कर दिया है। आशा करता हूँ वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि उनको अच्छे से समझे तो आप हमारे चैनल पर जाइए और उनके वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए। अगर आपको डाउट हो रहे हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका समाधान ज़रूर आपको तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 10 का एक नया टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात को लेकर आपके सामने आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, उसमें रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका रूल क्या होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। उसके बाद में बहुत ही आसान प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और धीरे धीरे हम लोग बढ़िया प्रश्नों को यानी कि कठिन जो प्रश्न होते हैं उसको भी आसानी से हल करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका मतलब क्या होता है मैं यहाँ डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जिसको मैं पहले पढ़ता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज of the same units, the fraction a and b is called the ratio of a to b। यानी कि जब दो अलग अलग क्वांटिटी a और b, जब अलग अलग क्वांटिटी जो है वो अगर क्वांटिटीज जो है वो अगर सेम यूनिट की हो, एक ही तरह की हो, जैसे अगर लेंथ को लिया जाए तो दोनों मीटर में हो, सेम काइंड, मतलब एक ही तरह का हो। ये नहीं हो कि आप 5 किलो सेव के साथ में 1 मीटर रस्सी को आप उसका ही रेशियो निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसका क्या होता है कि दोनों का जो यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग को क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस दे रहेंगे जिसका यूनिट हम लोग चेंज करके दोनों तरफ सेम कर सकते हैं, इस टाइप के दिए रहेगा। ठीक है, तो यूनिट सेम होना चाहिए, पहला सेम यूनिट होना चाहिए। उसका बाद में उन दोनों का जो फ्रैक्शन होता है ए बाई बी, जो गया फ्रैक्शन मतलब भिन्न जो होता है, वो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। ए और बी के बीच का रेशियो, ए टू बी, ए से बी का जो रेशियो है वो कैसे होगा, ए टू बी, जिसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। यानी कि ये जो साइन हुआ ये रेशियो का साइन है। ठीक है, अब जो पहला टर्म होता है रेशियो का, जो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म, उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, नहीं तो एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड टर्म आता है, जैसे यहाँ पे बी आया हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, यानी कि दूसरा टर्म। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की, यानी कि समानुपात की। जब समानुपात की बात करते हैं, सम मतलब बराबर और अनुपात मतलब दो अनुपात। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं समानुपात, जिसको कभी कभी कहीं इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि टू रेशियोज आर इक्वल, यानी कि जब दो रेशियो बराबर, मैंने शॉर्ट में लिखा है समझने के लिए, क्या कि जब दो रेशियो बराबर होते हैं, दो अनुपात जब बराबर होते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। जैसे नीचे दिया गया है ए इज टू बी एस टू सी इज टू डी और ए इज टू बी इज इक्वल्स टू सी इज टू डी, यानी कि दोनों का बात बराबर है। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानुपात। ठीक है दोस्तों, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानुपात। बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आ रही हो तो एक बार रिपीट कर लेते हैं एकदम फास्ट। ए और बी जब सेम यूनिट के हो तो उनका जो फ्रैक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो। उसको क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ ए टू बी, ए से बी का रेशियो, जिसको इस तरह से लिखा जाता है।
और जो पहला टर्म होता है, पहला वर्ड हो या लेटर हो या डिजिट हो, कुछ भी हो, तो पहला जो लेटर होता है या डिजिट होता है उसको, जो फर्स्ट टर्म होता है पहले टर्म को हम लोग बोलेंगे एंटीसीडेंट, और जो सेकेंड टर्म होता है उसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन का जो मतलब होता है वो होता है समानुपात, यानी कि सम मतलब बराबर और अनुपात मतलब दो अनुपात आपस में बराबर हैं, इसी का मतलब है समानुपात। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टर्म आता है जिसका नाम है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जिसका नाम है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, जिसका नाम है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है? तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो होता है वो इस तरह से होता है दोस्तों। देखिए, अगर मैं कहूं A:B = C:D, ये तो सिर्फ प्रोपोर्शन हुआ जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, यहाँ लिखा हुआ था प्रोपोर्शन। लेकिन जब बात कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की आती है तो बात हो जाती है कि इस प्रोपोर्शन और इस प्रोपोर्शन का आपस में कुछ ना कुछ लिंक होगा। कंटिन्यूड का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो इसमें और इसमें क्या लिंक हो जाता है कि इसका जो पीछे का टर्म जो होता है, जैसे फर्स्ट रेशियो ये हुआ, इसमें पहला टर्म ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो इसमें जो सेकेंड टर्म होता है वही दूसरे में फर्स्ट टर्म हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ प्रोपोर्शन हुआ। और जब मैं इसको ऐसे लिख दूं, जो सेकेंड टर्म है यानी कॉन्सिक्वेंट है, उसको अगर मैं इधर लिख के एंटीसीडेंट बना दूं तो ये हो जाएगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये सिर्फ प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि इसका जो रेशियो का, जो पहला रेशियो का जो सेकेंड टर्म है वो सेकेंड में फर्स्ट टर्म हो जाए। देखिए, सेकेंड रेशियो में फर्स्ट टर्म वही हो रहा है, वही है। तो इस टाइप का जो हम लोगों को मिलेगा प्रोपोर्शन, उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए, प्रोपोर्शन तो ये है कि नहीं है? प्रोपोर्शन क्यों है कि दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, तो प्रोपोर्शन हो गए। और जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात आती है तो इसका और इसका देखिए दोनों सेम होने के कारण, यानी कि इसका जो पीछे वाला है वो आगे में दूसरे में फर्स्ट है, तो दोनों हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये हम लोग का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हुआ, ये हम लोग का सिर्फ प्रोपोर्शन हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं, एक और टर्म आता है जिस टर्म का नाम है मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, जिसका नाम है मिक्स्ड रेशियो। अब बात करते हैं मिक्स्ड रेशियो। जब मिक्स्ड रेशियो की बात करते हैं, मिक्स्ड का मतलब होता है मिक्स्ड होना। तो मिक्स्ड मान लीजिए ये जो जब दो रेशियो हम लोग को दिए गए हैं A:B, ये पहला रेशियो है, और दूसरा रेशियो हम लोग को दिया गया P:Q, और तीसरा रेशियो हम लोग को दिया, पहले दो में देखते हैं उसके बाद में तीसरा में देखेंगे। पहले दो रेशियो दिए गए, अब कहा गया कि इनका मिक्स्ड रेशियो निकालिए। तो इसका मतलब क्या होता है? अब इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे, या आसानी से समझिए, जो पहले वाला है उसको पहले वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन रेशियो, यानी कि जितने रेशियो हम लोग को दिए गए हैं उनके फर्स्ट टर्म को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, A उधर का P, अब इस 2 लगा के सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है B:Q, तो ये हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा? मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, जितने टर्म दिए रहेंगे। अगर मैं कहूं कि हम लोग को यहाँ पे जब दो रेशियो दिए गए हैं तो इसको हम लोग अगर 3 रेशियो बना लें, X:Y भी लिख लेते हैं, तो क्या होगा? जो फर्स्ट टर्म तीनों में है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा A × P × X
जो सेकेंड टर्म तीनों में दिया गया है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू क्यू इंटू वाई। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन रेशियोज, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ गिवन रेशियोज एंड इज टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टर्म्स, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म्स ऑफ गिवन रेशियोज। इसका मतलब होता है मिक्स्ड रेशियो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनवर्स रेशियो की। जो नेक्स्ट टर्म है हम लोगों का, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जो जिसका मतलब हम लोग आस्ते आस्ते समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो इनवर्स रेशियो की, इसका नाम हो गया इनवर्स रेशियो। जब बात करते हैं इनवर्स रेशियो की, तो इनवर्स रेशियो का मतलब होता है ऐसे दो रेशियो जिनका प्रोडक्ट यानी कि जिनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि जिनको हम लोग अगर गुना करें तो उसका आंसर यानी कि उसका जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा, वो इज इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, ऐसे दो रेशियो जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर 1 आता है, उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स रेशियो। यानी कि याद रहे, वो दोनों रेशियो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में एक आता है, ये हम लोग का एक कंडीशन दिया गया है इनवर्स रेशियो का, कि वो दोनों रेशियो है वो एक दूसरे के इनवर्स है। जैसे अगर मैं दिखाऊं, एक में रेशियो लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे x:y और दूसरा लेता हूं y:x। ठीक है, पहला टर्म लिया, पहला रेशियो लिया मैंने x:y और दूसरा रेशियो लिया मैंने y:x। इसका मतलब क्या हो जाता है, x/y, इस टू का मतलब y होता है, हम लोग जानते हैं। अब दूसरा रेशियो क्या है, y/x। अब दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो y से y कैंसल, x से x कैंसल, बचा क्या, 1। तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। इससे हम लोग बता सकते हैं कि ये रेशियो इस रेशियो का इन्वर्स है और ये रेशियो इस रेशियो का इन्वर्स है, यानी कि ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि रेशियो का इन्वर्स का मतलब क्या होता है, कैसे निकलता है रेशियो का इन्वर्स। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रूल या टर्म्स की, ऐसे रूल जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यूज होते हैं, जिनका नाम है, पहले तो है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको लिखूं, दो रेशियो में आपको यहाँ पे प्रोपोर्शन में लिखता हूं, क्या है, a:b इज इक्वल्स टू c:d। मैं दो रेशियो लिख दिया आपके सामने। जब दो रेशियो मैंने आपके सामने लिखा तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, a/b इज इक्वल्स टू c/d, लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग अल्टरनेंडो का मतलब होता है कि इस दोनों जगह को हम लोग आपस में चेंज कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसको यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, इसको यहाँ नीचे लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग ऊपर नीचे करते हैं तो क्या हो जाएगा, a/c इज इक्वल्स टू b/d, a/c इज इक्वल्स टू b/d। b यहाँ चला गया, c यहाँ आ गया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि नहीं हमको ये भी चेंज करना है तो ये भी चेंज कर सकते हैं, इन दोनों को भी। कैसे चेंज करेंगे, आगे पीछे क्या हो जाएगा, ये d/b इज इक्वल्स टू c/a, सॉरी, हाँ, d/b इज इक्वल्स टू c/a। अगर चाहें कि हम लोग चारों को चेंज करते, चारों को अगर हम लोग चाहें चेंज करें, तो चारों को अगर हम लोग आपस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये d/c इज इक्वल्स टू b/a, d/c इज इक्वल्स टू b/a। यही हम लोग का अगला रूल बोलता है, जिसका नाम है, अगला रूल जो है या अगला टर्म हम लोग जो यूज करने वाले हैं, इनवर्टेंडो।
इन्वर्टेंडो यानी कि इन्वर्ट हम लोग को करना है, उल्टा करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को कहा गया A/B = C/D है। इसका मतलब होता है A/B = C/D। अब इन्वर्टेंडो का मतलब हो गया कि दोनों रेशियो को पलट देना है, उल्टा कर देना है, इन्वर्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये B/A = D/C, और यही तो है ये, बस ये आगे पीछे है। क्या है, B/A यहाँ पे पीछे दिया गया है, यहाँ पे आप आगे दिया गया है, और यहाँ पे जो आगे दिया गया वो पीछे दिया गया। तो इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को, मतलब दोनों रेशियो को ऊपर नीचे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना, यानी कि इन्वर्ट कर देना, ठीक है, उल्टा कर देना। तो ये हो गया इन्वर्टेंडो। अब एक बहुत ही अच्छा टर्म और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो हम लोग को यूज होगा जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका मतलब क्या होता है, इसको अब हम लोग जानेंगे। तो फिर वही रेशियो लेते हैं, A/B = C/D, और इसका मतलब हो जाता है A/B = C/D, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं इस रूल को, तो इसका मतलब हो जाता है A + B/A-B। अब आपको क्या हो रहा है, इसका मतलब होता है कि ऊपर के साथ में हम लोग नीचे को जोड़ देते हैं, A के साथ में नीचे वाला जो है B, उसको पहले हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि ऊपर का प्लस नीचे का, ऊपर A प्लस नीचे यानी कि B, बटा लगा करके फिर लिखते हैं हम लोग ऊपर A नीचे माइनस लगा करके B, यानी कि पहले हम लोग करेंगे A + B, फिर करेंगे A - B, लेकिन बटा लगा करके, यानी कि पहले हम लोग करना है ऊपर का प्लस नीचे का, बटा ऊपर का माइनस नीचे का। लेकिन = के सिर्फ एक साइड में नहीं, दोनों साइड में, दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का प्लस नीचे का बाई ऊपर का प्लस नीचे का बाई ऊपर का माइनस नीचे का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस तरह का जो रूल है जो अप्लाई होते हैं, ये जो टर्म्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, कि क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं वो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस पर ये सारे टर्म्स हम लोग को उस समय जरूरी पड़ेंगे, सारे रूल्स कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग कि हम लोग कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एकदम पिक वाले यानी कि बहुत ही मुश्किल प्रश्नों को भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मैथ हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।